May I come in, sir? Yes, please come in, come in. Good evening, sir. Very good evening, very good evening. Thank वो you. कोड होगा, कोड. Okay, sir. ठीक है. Now have your seat. Thank you, sir. आपने अपना कोड देख लिया? Yes, sir. क्या कोड है आपका? 1911. 1911 भारत के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है यह साल? सर 1911 में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था. अच्छा. जो 1905 में घोषणा हुई थी. सर कौन था अगर उस समय वायसराय कौन थे? मिंटो सर. बंगाल विभाजन के समय कौन थे? कॉर्नवालिस. बंगाल विभाजन के समय कॉर्नवालिस थे कि करजन थे? सॉरी सर. लॉर्ड करजन थे. ठीक है. Not correct. आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री और पीजी हिंदी लिटरेचर से किया है. Yes, sir. हिंदी साहित्य में उत्तर प्रदेश के योगदान की चर्चा कीजिए. जरा मुझे बताइए कौन कौन से हिंदी साहित्य में उत्तर प्रदेश ने क्या योगदान दिया है भारत के हिंदी साहित्य के विकास में? सर पहले तो आदिकाल से देखें तो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य का ओरिजिन गोरखपुर के एरिया से देखा जा सकता है. और भक्ति काल में तुलसीदास, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा अवध के क्षेत्र और ब्रज के क्षेत्र में देखी जा सकती हैं. और सगुण और निर्गुण काव्य के जो भी संत हुए हैं जैसे कबीर वाराणसी के, तुलसी जी भी वाराणसी के भक्ति काव्य धारा में, सगुण भक्ति में. और आधुनिक काल में निराला, पंत और महादेवी वर्मा आदि कवित्री हैं. ठीक सर. थैंक यू जी. एकता नमस्कार. यस. छायावाद के कवियों में महादेवी वर्मा जी का बहुत एक अलग वाद रहा है. Yes. उसमें से भी वह नारी के प्रति इतनी संवेदनशील क्या थी और क्या क्या उनकी कृति थी एक नारी के प्रति, क्या कहना चाहती थी? सर उन्होंने रहस्यवाद या शून्यवाद को अपना दर्शन बनाया था. और उनकी जो वेदना रही है जो उनके पति के द्वारा तिरस्कृत करने से उपजी है उसको उन्होंने अपने साहित्य कर्म में शामिल किया. उनकी कुछ कृतियाँ मैं जहाँ तक ध्यान कर पा रही हूँ, सॉरी सर मतलब मुझे स्किप हो गया. सुमित्रा नंदन पंत किस बात के कवि थे? सर वो छायावादी कवि थे और प्रकृति के प्रेम को उन्होंने अपने साहित्य में जगह दी. उसका बहुत अच्छा. लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में और स्टेट में गवर्नर, यस सर. अक्सर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के बीच में, जिसमें मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, यस. अक्सर विवाद देखा गया पिछले काफी सालों से. ये सब ऐसा क्यों निकल के आ रहा है? ऐसा विवाद क्यों सामने आता है? आपकी नजर में ये क्या विवाद है? इसको किस तरह से सुलझाना चाहिए? सर आर्टिकल 239AA के मुताबिक एनसीटी दिल्ली को एक एनसीटी दिल्ली का प्रावधान आया है जहाँ पे एक विधानमंडल होगा और जिसको चीफ मिनिस्टर के द्वारा लीड किया जाएगा यहाँ की सरकार को. क्योंकि ये एक पूर्ण राज्य भी नहीं है दिल्ली, इसलिए इसके स्पेशल स्टेटस को लेके केंद्र सरकार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करती है और जो राज्य की सरकार है जो सीएम के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करती है, इन दोनों के बीच टकराव के बिंदु आ जाते हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं कि अखिल भारतीय सर्विसेज में जो टकराव के जो बिंदु आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन अगर हम आपस में अपने घरेलू वार्तालाप में बात करें तो क्या इसके सॉल्यूशंस निकल सकते? चलिए ऑफिशियल रहने दीजिए. आप अगर एक ग्रुप में बैठे हैं, कई बार लगता है ये सब विवाद क्यों चल रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, एक गवर्नर का और चीफ मिनिस्टर का, क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या ऐसा इसको चलने दिया जाए हमेशा? सर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आ चुके हैं कि आ चुके हैं. हाँ. उसके बाद भी ऐसा चल रहा है? जी सर, क्योंकि शायद इसमें एक मुख्य पहलू है कि राजनीतिक पार्टी इसमें जो दिल्ली में है और केंद्र सरकार में ये भिन्न भिन्न है. तो एक दूसरे के साथ एक मत होना थोड़ा उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. मतलब ऐसा लगता है कि ये पर्सनल विवाद में आ जाती हैं चीजें, व्यक्तिगत विवाद में आ जाती हैं कुछ. चलिए अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. यस सर. लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी आशंकित हैं कि इंटरनेशनल लेवल के खासतौर पे एफडीआई के रूप में कि आखिर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्यों किया जाए? हालांकि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है. यस सर. क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या वजह है आपकी नज़र में? सर सबसे पहले तो मैं पॉपुलेशन को देना चाहूँगी. 24 करोड़ की पॉपुलेशन है जो एक बड़ा मार्केट है. जो भी इन्वेस्टमेंट
क्योंकि प्रोडक्ट के मार्केट सिर्फ एक प्रोडक्ट के जो मेन कंज्यूमर्स होते हैं, ये सबसे पहली एक वो है। और सरकार भी इसके दिशा में प्रयास कर रही है कि इन्वेस्टमेंट आए। जैसे यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है। और स्किल के एरिया में भी देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। जो उनकी मेन नीड होती है इंडस्ट्रीज़ की, कि स्किल्ड वर्कर्स होंगे तभी वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, और प्रोडक्शन के लिए क्योंकि मार्केट भी है, वहीं पे यूपी गवर्नमेंट है इंफ्रा के लिए स्किल भी। डेवलपमेंट के लिए राज्य स्तर पर कौन सी कोशिशें की जा रही है? सर, स्किल डेवलपमेंट में जो एक पीएम स्किल वाली योजना है, PMKSY कौशल विकास योजना, हाँ, उसमें यूपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ है। एनरोलमेंट्स भी बहुत अच्छे हुए हैं और इसके आउटकम्स भी काफ़ी। बस इतना बता दीजिएगा लास्ट में, इसरो ने पिछले दिनों कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स प्राप्त की है जिससे देश को गर्व होता है? सर, अभी जो 1 जनवरी को न्यू ईयर में एक्सपोसैट का लॉन्च होना, आदित्य L1 मिशन, और ये जो चंद्रयान 3 जहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग में चौथा देश बन गया है भारत, विक्रम अभी ने। 1 जनवरी 2024 को कौन सा मिशन प्राप्त किया है? एक्सपोसैट, एक्सपोस yes, sir, सैटेलाइट क्या जो है ये? ब्लैक होल का अध्ययन करेगा। बात करेगा। जी सैटेलाइट 20 कितने महीनों में छोड़ा जा रहा है और किसके साथ ये करार किया जा रहा है इसरो द्वारा, कौन सी कंपनी के साथ और कब, क्या है ये? नहीं मालूम सर, आपको? सर, चलिए, खेल में रुचि रखती हैं? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत? जैसा कौन सा थोड़ा बहुत? क्रिकेट में थोड़ा, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलते भी हुआ हैं है। आप कभी? सर, मैंने खेला तो नहीं है, लेकिन विमेंस इंटरेस्ट। क्रिकेट के अंदर आजकल कौन अब कप्तान है उनकी? हरमनप्रीत कौर के बारे में। चलिए, थैंक यू सर। Yes, सामाजिक न्याय से आप क्या समझती हैं? सर, सामाजिक न्याय से वंचित वर्ग जो है उसको ऊपर उठाने और उनको उनके हक दिलाने की प्रक्रिया को मैं देख पा रही हूँ। जैसे वंचित वर्गों में महिला, LGBTQ समुदाय, ट्रांसजेंडर्स, बच्चे, इन लोगों को जो भी किसी भी कारणवश जो पीछे रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश सामाजिक न्याय के तहत आती है। तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से ऐसे कदम दिखते हैं सरकार के, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार के, जो इस दिशा में उठाए गए? सर, जैसे महिलाओं में अगर देखा जाए तो मिशन शक्ति एक अच्छी पहल है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की बात कहती है। इसके तहत भी बहुत सारी स्कीम्स, जैसे मिशन, अभी रिसेंटली 1 या 2 दिन पहले महिला सारथी करके मिशन शक्ति के अंडर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें 51 बसों का अनावरण, जिसमें महिला ही कंडक्टर और ड्राइवर होंगी। तो ये एक पहल। और सुरक्षा की दृष्टि से एंटी रोमियो स्क्वाड और UP 112 ये सब हेल्पलाइंस भी उनके द्वारा चलाई जा रही हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? सर, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मायने क्या होता है? सर, लोकतंत्र में जो अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया है, लोगों पर लोगों द्वारा शासन, तो इसमें जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, और उन्हीं के द्वारा उन पर शासन किया जाता है। क्या लोकतंत्र में और गणतंत्र, इन दो शब्दावलियों में कोई अंतर है? सर, डिफरेंस है। जैसे गणतंत्र में जो राज्य का प्रतिनिधि है, जो सर्वोच्च पद होल्ड करता है, तो वो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम, मतलब चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। और संवैधानिक गणतंत्र में ये राजा की प्रक्रिया, संवैधानिक गणतंत्र और बोलिए। संवैधानिक गणतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र, ये दो जो चीजें अलग करती हैं वो यहीं से होती हैं। ठीक। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ बताइए। सर, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2005 में मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, 2005 और 2009 में तो सर्व शिक्षा अधिकार दिया गया था, जो प्रत्येक बच्चे का हक होगा अपने पार्लियामेंट के द्वारा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ बेसिकली आपसे कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या एक कानूनी अधिकार है? सर, अभी
इस विधि के कारण तो ये कानूनी अधिकार के दायरे में आता है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि सॉरी सर, ये मूल अधिकार के उसमें आ गया, 86th अमेंडमेंट से ये चीज हुई है। संविधान की 10वीं अनुसूची क्या बताती है हमें? सर, ये दल बदल के आधार पर सांसद या विधायकों की निर्हता के प्रश्न को हल करती है। तो क्या इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं, जरा बताइए मुझे। सर, इसमें बोला गया है कि यदि कोई एमपी या विधायक जिस पार्टी से टिकट लेकर आया है उसको अगर अपने सांसद अगर वो जीत कर आता है तो अगर सॉरी सर अपने पार्टी को बदलता है निर्वाचित होने के बाद, तो उसकी सदस्यता निरह हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप बताइए कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था तो उसकी क्या प्रासंगिकता आपको देखने को मिलती है? सर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भारत का स्टैंड रहा है कि किसी भी एक तो अब इस वक्त मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जाती है और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जाती है, तो इस संदर्भ में गुटनिरपेक्षता एक अच्छा आंदोलन इसलिए एक अच्छा आंदोलन हो सकता है क्योंकि इसमें सभी लोगों की या सभी देशों की बात को सुना जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तटस्थ हो जाना। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि अपनी बात को जिस पहलू से हम समझते हैं उसके साथ खड़े रहना। एकता, यस सर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है? सर, इसमें गरीब परिवार की जो बच्चे हैं लड़कियां, उनकी शादी कराई जा रही है सामूहिक विवाह योजना। एक महिला होने के नाते या एक बालिका होने के नाते आपको यूपी में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप कानपुर से आती हैं, यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है, कन्या हैं आप, तो कुछ ना कुछ तो समस्याएं आपको आती होगी। यस सर। किस प्रकार की समस्याओं का सामना आप करते हैं? सर, कहीं ना कहीं मतलब मैंने एकदम बहुत अच्छे लेवल पे तो नहीं, लेकिन पितृसत्तात्मक मानसिकता की चीजें फेस की हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिंग हैं, लेकिन वो रिश्तेदारी में या और भी मतलब पितृसत्तात्मक सोच से जूझ रहे हैं, और कुछ? और सर, ये शादी की बातें जो भी हैं। और कुछ? ये तो हो गया कि चलिए पितृसत्तात्मक सोच है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के चलते आपको फेस करना पड़ा हो। दूसरे और भी क्या कुछ चीजें फेस की हैं आपने? सर, एज सच मैंने पर्सनली विमेन सेफ्टी के रूप में या कहीं भी? जी, एक वुमेन सेफ्टी का मुद्दा है जो पर्सनली मेरे द्वारा फेस भी किया गया है। 12th में जब मैं थी तो वो जो मनचलों की समस्या, यस वही। अच्छा, तो उसके लिए सरकार ने एक मिशन चला है, मिशन शक्ति। यस। तो इसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है आपको सोसाइटी में? अब आप फ्री होकर के निकल पा रही हैं? सर, इन शोधों का खौफ कम हुआ है? यस सर, ये चीजें देखी गई हैं और एंटी रोमियो स्क्वाड की भी जो बात है वो भी इसके काम में लगी हुई है। अच्छा, एक चीज बताइए, चलिए एंटी रोमियो स्क्वाड प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उनको जो एक सामना करना पड़ता था फिजिकल अब्यूजिंग का या बिहेवियरल अब्यूजिव का, है ना, अब्यूज का, ये सब जो उनको सामना करना पड़ता था, उससे तो उनको निजात दिला गया। लेकिन यही एंटी रोमियो स्क्वाड किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बैठे हुए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, उसके साथ भी मिसबिहेव करने लगता है। तो आपको लगता नहीं है कि ये कानून का पालन करना छोड़ करके ये मॉरल पुलिसिंग ज्यादा करने लगे हैं? यस सर, ये मॉरल पुलिसिंग का विषय इसलिए बना है क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। जो निचले स्तर की हमारी पदाधिकारी हैं पुलिस, तो वो उन्होंने इसका मीनिंग गलत ले लिया है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे भयादोहन का ये एक कारण बन गया है कि मतलब पार्क में कोई दोस्त भी अगर बैठा हुआ है तो पुलिस वाले पहुंच करके उसके साथ मिसबिहेव करने लगे, मारने पीटने लगे, कान पकड़ के उठक बैठक करवाने लगे। तो एक तरह से ये, तो आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार इस कानून के में कुछ बदलाव आना चाहिए, इसके विरुद्ध आवाज आनी चाहिए? सर, इसमें बदलाव सिर्फ सरकार के स्तर पे देख सकते हैं। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन के चलते जो निचले क्रम के पुलिस अधिकारी लोग हैं उनको बताया जाए कि असल में इसका क्या मतलब है
और आपको इसको किस तरह नहीं देखना है, क्योंकि चीजें देखने हैं जितनी उतनी नहीं भी देखनी है। अच्छा, प्रेमचंद को आपने पढ़ा है? यस सर। उनके कौन कौन से उपन्यास आपने पढ़ा है? सर मैंने गोदान पढ़ा है। गोदान पढ़ा है। क्या है गोदान का कथानक, क्या है? सर गोदान में होरी जो पात्र है किसान, वो अल्टीमेटली अपने जो आंगन में गाय को बांधना चाहता है और उसी की दिशा में वो प्रयासरत रहता है। इसमें कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि एक कृषक वर्ग की समस्या और महिला वर्ग की समस्याएं और स्त्री वैधव्य की भी समस्या यहाँ पे दिखी गई है और क्या आपको नहीं अंतरपीढ़ी लगता है संघर्ष की बातें भी कि हैं। जो गोदान के समय की कहानी थी, एक कृषक परिवार की व्यथा थी, वो कहीं ना कहीं आज भी भारतीय समाज में, आधुनिक काल में भारतीय कृषक वर्ग में विद्यमान है? जी, इसीलिए इस रचना को कालजयी रचना भी कहा गया है। वो इस रूप में भी देख सकते हैं कि अंतरपीढ़ी संघर्ष सदैव की प्रॉब्लम रहेगी और ये महिलाओं की जिस हिसाब से आज की स्थिति है, ये उतनी परिवर्तित 1936 से आज तक नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं वो पीछे खींचने वाले एलिमेंट्स आज भी मौजूद हैं। तो अच्छा, एक चीज बताइए, आफ्टर 1991 जब हमने एलपीजी को अपनाया, यस, महिला सशक्तिकरण बढ़ी, महिलाओं में आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी Yes. बढ़ी। उसके साथ साथ, चूंकि सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है, एक तरफ महिलाओं में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी बढ़ी, दूसरी तरफ सोसाइटी में तलाक की दर बढ़ गई। ठीक है, पारिवारिक जो संरचना है उसमें टूट फूट ज़्यादा देखी जाने लगी है, विवाह जैसी संस्था में ज़्यादा टूट फूट देखा जाने लगा। यस। तो क्या ये कहीं ना कहीं आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है महिलाओं की, जिसकी वजह से अब परिवार जैसी संरचना में तलाक जैसा जो है मुद्दा अब ज़्यादा हावी हो रहा है? यस सर। सर मुझे लगता है सबसे पहले तो जो महिला हैं या कोई भी इंसान है, उसको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। वो क्योंकि अभी आर्थिक निर्भरता की जहाँ तक स्थितियाँ रही थी, वो मेल पर डोमिनेंट हैं, या कभी पिता पे तो कभी पति पे। जब उन्होंने उनके हाथ में खुद कमान आई, जिसके लिए वो किसी से आवाज़ नहीं उठा सकती थी अगर उनको किसी भी चीज़ से शिकायत है, तो जब इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस आई उनके पास, तो उन्होंने अपनी बातों को, अपने मतभेदों को रखना शुरू किया। शायद मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, ये भी नहीं। एक कारण हो सकता है। नहीं, लेकिन यहाँ तो जो रिसर्च की रिपोर्ट आ रही है उसमें तो यही आ रही है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो यही कहा है कि आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द इंडियन सोसाइटी इज गोइंग टू बी फेस अ वेरी rich kind of problem, that is the breaking of family. Mostly women are now considering which सर are लेकिन हमें यहाँ पे involving in एक the व्यक्ति के रूप में, मतलब एक परिवार संस्था की बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी हमें महत्व देना होगा। नहीं, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व परिवार की कुर्बानी देकर के थोड़े हो सकती है। आपने जब मान लिया, आपने जब विवाह किया तो आपको पता होगा कि आप जिसके साथ विवाह कर रहे हैं वो भी नौकरी में, आप भी नौकरी में हैं, और थोड़ी सी बात पे आजकल तो आम सी चीजें हो रही है। विद इन 1 मंथ हस्बैंड वाइफ दोनों इंडिपेंडेंट हैं, आपस में लड़ाई होती है, वाइफ तुरंत जाकर के 498A का केस दर्ज कर देती है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट हो चुकी है वो जान रही कि मेरे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, हम इस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम इसको लपेट देते हैं। तो यहाँ पर सर ये केस टू केस वेरी करता है, मुझे लगता है, क्योंकि कहीं पे मेल समझ लेते हैं और कहीं पे फीमेल, जहाँ पर दोनों नहीं समझ पाते तो हैं। मतलब आप ये इसके पूरे पक्ष में है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता आने से जो परिवार में टूटने की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स गलत है और इसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, आप यही नहीं कहना सर। चाह रही हैं? नहीं, आप तो मैं- कहना तो यही चाह रही हैं। सर मैंने अभी आपको बोला कि कहीं पे फीमेल झुक रही हैं और कहीं पे मेल झुक रहे हैं। कहीं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यू हैव टू क्लियर योर आंसर, स्टैंड वेदर यू आर विथ और अगेंस्ट दिस। सर मैं इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस है, मैं उसके पक्ष में ही रहूंगी, क्योंकि किसी भी एक इंसान को अपनी बात करने का या रखने का हक होना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि आपसी समझ जो होती है वही एक प्रमुख हथियार के रूप में सामने आ सकती है परिवार संस्था को बचाने अच्छा, के एक लिए। चीज बताइए, भारतीय सोसाइटी में इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं, सोशियोलॉजी, ये लास्ट क्वेश्चन है बोर्ड का। आफ्टर इकोनॉमिक कहते हैं एलपीजी इरा, एलपीजी 2.0, लिव इन का कॉन्सेप्ट बढ़ गया। जो चीजें 20 साल 30 साल पहले मतलब जिसको समाज एकदम बहुत ही हेय दृष्टि से देखता था, आज के समाज में
जागरूकता, एम्पावरमेंट आने की वजह से लिव इन का कॉन्सेप्ट बढ़ गया है। इसके लिए आप किसे उत्तरदायी मानती हैं? सर ये शायद मुझे लगता है ये पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कह सकते हैं, और अल्टीमेटली फिर वही आता है कि आर्टिकल 19 के तहत आप जो चयन करने का अधिकार मिलता है, ये सब चीजें उत्तरदायी हैं। और जो शिक्षा, मतलब आप ये कह रही हैं कि आर्टिकल 19 के तहत जो हमें दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 19 नहीं बेसिकली आर्टिकल 21 होता है, जिसमें जीवन साथी के चयन का अधिकार उसमें सम्मिलित है, व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार में। तो ये वही चयन के अधिकार पर आ जाता है। तो क्या ये चयन का अधिकार 1990 के पहले नहीं था, 91 के पहले अभी आया है? हमारा संविधान, हमारा वैश्वीकरण से हमारा संविधान बना है 1948 में, है अंगीकृत किया गया। उसके बाद अगर आप ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं कि ये उस समय नहीं था, आर्टिकल 21 तो उस समय था, लेकिन ये आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ही ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं? इसमें कितना हद तक योगदान वेस्टर्न कल्चर के अंधानुकरण का है, कितना हद तक योगदान शिक्षित और सो कॉल्ड मॉडर्न होने का है? क्योंकि सर वैश्वीकरण के बाद जो भारत विश्व से जुड़ा है, उसमें पाश्चात्य संस्कृति का काफ़ी प्रभाव देखा गया है। वो चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉय के तौर पर हो, या फिर मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया से जुड़ने में जो भारत की युवा पीढ़ी है, उनके मन में कुछ विचारों के प्रति सजग भावना आई है, तो उसमें शायद एक लिव इन भी हो सकता है। तो मतलब अब लिव इन जो है भारतीय विवाह जैसी संस्था को रिप्लेस कर सकता है? सर मुझे लगता नहीं है जिस तरह से हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि युवा वर्ग ही तो ज्यादा इसमें आ रहा है, तो युवा वर्ग का एक तरह से रुझान ही विवाह जैसी संस्था से खत्म होता जा रहा है। वो आकर के शहरों में कहीं भी जहाँ जा रहा है वहाँ लिव इन में रह रहा है, और लिव इन में कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। यस सर, लेकिन मैं पर्सनली इस लिव इन वाले प्रोसेस को ठीक नहीं मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पारिवारिक संस्था की जो कल्पना भारतीय समाज की रही है, उसमें न केवल समाज बल्कि व्यक्ति स्वयं भी अपने को सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करता है। चलिए, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ। ओके सर, थैंक यू सर।